जो हुकूमती एहलकार होते थे ना, वो गरीब तबके को दबाते हैं। अब जो हमारे दादाजी थे ना, उनकी 2 शादियां थी। तो लोगों को जिनको पता नहीं है रजात बरादरी के सिस्टम को, वो मुझसे पूछते हैं मिर्जा हो, राजा हो, खान हो, मैं जो भी समझ लो। हमें फिर ना 2 चीज़ों का बचपन में बड़ा इंतजार रहता था। एक 10वीं मुहर्रम का कि भाई उस दिन चौल बड़े जो है ना चने वाले पकेंगे और हम अय्याशी करेंगे। और दूसरा ये होता था कि हर महीने की 11वीं तारीख को ना जनाब क्या होगा जी कि आज 11वीं शरीफ होगी और हम मिट्ठी खीर खाएंगे। अंग्रेज ने डिस्ट्रिक्ट गस्टियर छापे हैं हर जिले के पंजाब के। उसमें जेलंगढ़ डिस्ट्रिक्ट गस्टियर में उसने 2.5 सफ़े पर हमारा जो है ना फफरा कबीले का जिक्र किया, द फफरास। उसमें उसने बड़े वादे लफ्जों में लिखा है हमारे बारे में कि ये दे आर मुगल जमींदार। अच्छा, अगर वो मुगलों का इतना दुश्मन था तो उसको तो हमें कत्ल कर देना चाहिए था, हमारी नस्ल खत्म कर देनी चाहिए थी। उसने कुछ नहीं कहा, उसने तो बल्कि नवादा कि ताकि ये दोबारा बगावत ना करें। जो लोग कहते हैं ना कि भी वो जी हमने ज़ात बदल दी, भाई मैं उनके मौक़िफ़ को नहीं जुटलाता। बदली होगी, पेशा बदला होगा, वो कह सकते हैं हम मुगल हैं, मुझे क्या एतराज़ है, वो मुगल हैं। लेकिन बात यह कि ये कहना कि अंग्रेज़ ने इतना मुगलों को दबाया कि सारे लोग ही ज़ात बदल गए, ये गलत है। मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि पिंडी डिवीजन में, शुमाली पंजाब में, हज़ारा में इतने इतने जागीरदार वडेरे मुगल मौजूद हैं जो अंग्रेज़ों के दौर में भी बाख्तियार और बासियत थे। और गस्टियर में वो खुद लिख रहा है कि यहाँ मुगल बरलास हैं, यहाँ मुगल ताजक हैं, यहाँ मुगल हयाल हैं, यहाँ मुगल जनाब कौक हैं, यहाँ मुगल सगर हैं, अच्छा यहाँ मुगल बरलास हैं, यहाँ मुगल फफरा हैं। तो ये मुगल तैमूरी हैं अपना वो अपने जो ये मौजूदा हमारा जनरल है शमशाद सार मिर्ज़ा बिलाल मुगलों वाला। तो ये इन्होंने कोई कुछ नहीं कहा, बल्कि हमारे कबीले को उन्होंने ये किया कि जब बैन लगाया ना कि भाई इन्होंने सिखों का साथ दिया तो यार ये आगे भी इतने वफादार न साबित हों, तो उनको जंग अजीम पड़ गई। तो जब जंग अजीम पड़ गई तो उस तो पहले हमारे इलाके में जलालपुर कैनाल पिंडान खान जो आजकल शुरू है ना, इसका पे काम शुरू हो चुका था। इसके आज भी साथ पिंडी सैदपुर के पास मौजूद हैं। तो जब जंग अजीम तो उनको बजट का मसला हुआ तो उन्होंने जंग वो उसकी खुदाई ख़त्म कर दी। जब खुदाई ख़त्म कर दी तो साथ उन्होंने ओपन कर दी भर्ती, उसमें हमारे कबीले के लोगों को भी भर्ती किया, फफरा कबीले को भी उन्होंने भर्ती किया फ़ौज में। और हमारे इलाके के लोगों ने, जिनमें मतलब सारे कबीले शामिल थे और हमारा कबीला भी शामिल था, उन्होंने इतनी जंग अजीम अव्वल में शानदार कारकर्दगी दिखाई कि उन्होंने ये सोचा कि ये जो पसमानदा इलाका है ना, ये बेहतरीन सिपाही पैदा करता है। तो उन्होंने बाकायदा एक पॉलिसी डिक्लेयर की कि पसमानदा इलाके बेहतरीन सिपाही पैदा करते हैं। और हमारी बदकिस्मती वो हमारा अच्छा लड़ाई करना वो हमारे लिए नुकसानदेह हुआ, वो नहर बंद कर दी जो आज शुरू हो रही है। इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। अभी बात हो रही थी फफरा की। तो फफरा कबीला 1911 के बाद फिर वो हमारा जो सरदारी निज़ाम था ना, वो 1911 में इस हद तक तो बरकरार रखा गया कि हमारी जो वज़ीलदारियाँ बना दी गई सोवाल और टूडी फपरा की, लेकिन वो जो हमारी स्टेट का स्टेटस था वो हमें नहीं मिला। लेकिन जो वो हमारे जो अपना सरदार थे ना हमारे, उनको वहाँ पर क्या किया कि फ़ौज में उन्होंने एवरी कैप्टन और एवरी मेजर के ओहदे दे दिए। और उसी में एक ओहदेदार की औलाद में से बाद में फिर जाके जनरल इकबाल साहब जो पंजाब के गवर्नर बने, कोर कमांडर थे, बड़े सीनियर जर्नैल हैं, उनके कितने शागिर्द उन्होंने जो हैं वो जर्नैल हैं। उन्हीं का भांजा और दामाद जो है जनरल शफकात चौधरी मिलिट्री सेक्रेटरी था इसका, जनरल मुशर्रफ का, जो कोर कमांडर मुल्तान रहा है। और जिसकी मेहनत से, कोशिश से जो आज ये डबल रोड आप देख रहे हैं और ये नहर देख रहे हैं, असल में ये उन लोगों का काम था। तो ये इतने उन्होंने भी काम कराइए। तो आज भी, और उसके अलावा जनरल सी ए मजीद गरीबाल से जो कोर कमांडर पेशावर और गवर्नर सरहद रहे हैं, ये सारे हमारे कबीले के लोग थे। और मेंबर जिला कौंसल, एडमिनल कौंसल, इस तरह की पोस्टों पर काम करते थे। तो हमारा ख़ानदान था ना, जो डूडी फपरा से माइग्रेट करके दौलतपुर में आए थे, तो हमारे तादाद में थोड़े थे वहाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डोमिनेशन जो थी हमारी इस लिहाज से थी कि हम आज़ाद इलाके से और आज़ाद सोच से आए थे ना यहाँ दौलतपुर में। तो यहाँ तो रवाज ये था कि यहाँ जो है ना लोगों की होल्डिंग थोड़ी थी। तो 3 किस्म की यहाँ पर जो है ना लोग जो है उनकी इजारादारी थी इलाके में। एक वो लोग थे जिनकी ज़मीनें ज़्यादा थीं, वो दरिया के किनारे पर, मतलब जालिब कबीला था जिनको राजा भी बोलते हैं। और दूसरा जो इजारादारी थी वो ये थी कि अपना जलालपुर शरीफ के सादात की, कि वो चूँकि अंग्रेज़ों के बड़े करीब हो गए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की हमायत का ऐलान किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने को हराम करार दिया, अंग्रेज़ों की हमायत करने को सवाब करार दिया। तो उनको नवाब का भी और सर का भी खिताब मिला, मुरब्बे मिले। तो वो एक ताकतवर ख़ानदान था। अब उनको एक मजहबी टच भी उन्होंने दे दिया कि हम जनाब, तो लोग अनपढ़ थे, जेल थे,
तो वो उनकी गुलामी करते थे। और तीसरा ये था कि जो हुकूमती एहलकार होते थे ना, वो गरीब तबके को दबाते थे, यानी थंदार, पटवारी, गिरदौर, तहसीलदार, जंगल का सिपाही, ब्लॉक अफसर, इवन स्कूल मास्टर की भी एक अथॉरिटी होती थी। तो वो एक इस तरह का ना तीन तहों का एक इस्तेसाली निज़ाम था हमारे इलाके में। एक सरकारी एहलकारों और अफसरों का, एक जगीरदारों का और एक गद्दी नशीनों का। इस माहौल में जो ना वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो हमारे कबीला जो था ना, वो चूँकि एक आज़ाद कबीला था, वो इस कल्चर से वाकफ़ नहीं था। वो यहाँ जब आए तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि वो इसको तस्लीम नहीं करते थे। तो नतीजा क्या हुआ कि इन लोगों ने हर जो भी फौजदारी होता था केस, कोई और कोई जुर्म का केस होता था, हमारे बंदों को इसमें डाल देते थे। तो फिर हम हमारे पास क्या जरिया था? ज़मीनें ही थी, वो बेचते थे या मजदूरी करते थे या दरख्त बेचते थे या गाय भैंसें बेचते थे। तो हमारे दरमियान तालीम जो है उसकी कमी होगी। तो मेरे जो हम जो दौलतपुर में आकर फपरा कबीला का आबाद हुआ ना, हमारा भी जो जद अमजद यहाँ कर पहला जो जिसकी औलाद यहाँ सेटल हुई, उसका नाम भी सरदार अल्लाह बख्श का, जिसके बारे में अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो कि अंग्रेज मुग़लों के दौर में वो मुग़लों की फ़ौज में सरदार के टाइटल पर था। बाद में अंग्रेज़ों ने उसको दहशतगर्द करार दे के तो उसको दिल्ली में ही फांसी दी, जा उसको गोली मार दी। तो अब हमारा जो पीछे कबीला था ना, उसमें 3 हमारे ब्रांचें हैं। एक हमारे उस दादे की 3 बेटे थे, उनमें से एक की औलाद बाबा मिस्री की औलाद कहलाती है, एक की औलाद जो है ना वो बाबा लतिता की औलाद कहलाती है, और एक बाबा जुमा की औलाद कहलाती है। हम बाबा जुमा खान की औलाद हैं। तो वो मेरे परदादा थे बाबा जुमा खान, और मेरे जो दादा थे उनका नाम था ज़मान खान था, लेकिन उनको ज़मा मकामी ज़बान में। और जब हिंदुओं की आदत थी पटवारियों की कि मुसलमानों के नाम वो कागज़ों में गलत लिखते थे, जानबूझ के भी। अल्लाह बख्श को लाना लिख देना, लहनू लिख देना, मोहम्मद बख्श को मंदा लिख देना, मंदू लिख देना। इस तरह उन्होंने हमारे दादा का नाम भी ज़मान खान लिखने की बजाय उन्होंने जम्मा लिख दिया। तो वो हमारा उनका नाम जम्मा खान ही फिर कागज़ों में था, जम्मा खान था। तो जम्मा खान मेरे दादा थे, और ज़मान खान जो जुमा खान थे वो मेरे परदादा थे। अब जो हमारे दादाजी थे ना, उनकी 2 शादियाँ थी। तो मेरे दादाजी की जो पहली शादी थी, उसमें से मेरे एक चचा पैदा हुए, जो ताया पैदा हुए, जिनका नाम मोहम्मद खान या खान मोहम्मद था। तो उनकी वालदा की डेथ हो गई। तो मेरे दादा ने दूसरी शादी ठिल में की, अपनी बिरादरी में ही, फपरा बिरादरी में शादी की। तो उसमें से ये हुआ कि 3 बेटे पैदा हुए, एक बेटी पैदा हुई, और तौन की बीमारी फैली। तो मेरी दादी मोहतरमा और मेरी फुफ्फो जो थी ना, वो एक ही दिन में उस तौन की बीमारी में फौत हो गई। तो उनको एक ही कब्र में इतनी मौतें वाक़ई हुई थी तो उनकी इस बीमारी में कि वो एक ही कब्र में माँ बेटी को दफन किया गया। अब हमारा ताए के लिए, दादाजी के लिए एक बड़ा मसला हो गया कि पहली बीवी से भी एक बेटा है, दूसरी बीवी से भी 3 बेटे हैं, अब बेटी भी नहीं है, और जनाब क्या है कि वो अपना बीवी भी नहीं है। तो अब उन्होंने इन हालात में जनाब क्या किया कि भाई वो ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी थी। तो उनकी 3 बहनें थी। एक बहन उनकी शाकमीर में शादीशुदा थी, एक उनकी बहन दौलतपुर में थी, एक उनकी बहन जो है ना आज का डेरा मार खुदा बख्श माजी का कुकड़ पिंडी का हिस्सा था, वहाँ थी। तो वो तीनों बहनों ने ऑफर लगाई हमारे दादा को कि 3 तुम्हारे जो बेटे छोटे हैं ना, ये हमें एक एक दे दो, हम इनको ले जाती हैं और पालते हैं। अब रह गए हमारा जो ना वो 7-8 साल के या 10 साल के जो ताया थे, वो रह गए, हमारे दादाजी रह गए। तो बिसाख में उन्होंने क्या किया कि वो छोटा था, उससे वो काम लेते थे बड़ा। तो वो उन्होंने जो ना त्रिंगल होता था जिसके साथ वो गंदम खिलाते थे, उसके ऊपर एक फल्ला पीछे लकड़ियाँ बांध के बैलों के पीछे, तो उसके साथ गंदम गाई जाती थी। आज की मशीनें नहीं होती थी, मैंने भी वो गाया। और उसकी जो है ना ड्यूटी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें से जो एक उड़ता है ना उसमें मिट्टी टाइप, वो जब पाँव पे जम जाता है तो खारिश बड़ी होती है, फिर जख्म हो जाते हैं, तो बड़ी वो तकलीफ थी। और यहाँ जब बैलों पर यहाँ हाथ रखते थे, यहाँ मैल जम जाती थी, खारिश होती थी, शाम को बड़ा तकलीफ होती थी। और पानी भी उस वक्त कोई नलके नहीं होते थे, कोई मोटरें नहीं होती थी, बिजली थी नहीं। तो एक आध कुआं होता था गाँव के, पूरा सारा गाँव उसमें से पानी भरता था, या ज़्यादा मस्जिद में नहाना होता था। तो बड़ी मुश्किलात थी। इस माहौल में हमारे ताया जी जो थे ना, वो उस अपना बेचारे काम भी तक कर रहे थे छोटी उम्र में। तो दादाजी गुस्सील बड़े थे, गुस्से वाले थे, तो उन्होंने उसको डांटा, तो 7 त्रिंगल भी मारा। अच्छा,
तो जब त्रेंगल मारा ना, तो उस वक्त अभी मेरी दूसरी वाली दादी फौत नहीं थी, जिंदा थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महसूस किया कि ये मेरी जो मातर माँ है ना, मेरी जो जो ये स्टेप मदर जो है मेरी, इसके कहने पर शायद मेरे बाप ने मुझे मारा है। इस नजरिए से वो घर से भाग गए। जब वो घर से भाग गए तो आगे दरिया बड़ा ठाठे मारता उस वक्त चलता था, मंगला डैम भी नहीं था, रसूल बिराज भी नहीं था, तो वो दरिया की तरफ भाग गए। तो दादा ने कहा कि वो आ जाएगा, वो नहीं आया। अब तलाश करने के लिए गए तो वो नहीं मिला, सारा दरिया किनारा छांट दिया, भूल भुला गए कि दरिया में कपड़ों समेत चला गया है। तो वो हमारा ताया जो है ना वो गायब हो गया। अब हमारे जो वालिद साहब थे वो आ गए शाकमीर में अपनी फुप्पू के पास, और जो हमारा मतलब चचा सेकंड था ताज मोहम्मद खान, उसको अपनी फुप्पो लेगी कुटपिंडी, और छोटे वाला जो था हमारा चचा मोहम्मद नवाज खान, उसको, मेरे वाला साहब का नाम था राज वली खान था, लेकिन वो उस जो हमारे वही नामों वाला सिलसिला के उनको राजा खान के नाम से पुकारते थे। आगे चलकर ये राजा खान ही चल गया। वो बड़ा लतीफ़ होता है कि जब उनका नाम लिखा होता है मिर्ज़ा राजा खान, वो 3 ज़ातों का टाइटल मिलकर तो मेरे वाला साहब का नाम बनता है। तो लोगों को जिनको पता नहीं है ज़ात बरादरी के सिस्टम को, वो मुझसे पूछते हैं मिर्ज़ा हो, राजा हो, खान हो, मैंने जो भी समझ लो। तो वो तीनों अलग अलग पले। अब उनके दरमियान चूंकि अलग अलग माहौल में पले, तो वो आखिरी वक्त तक मरते तम तक उस वो जो तफरीक थी माहौल की, वो हमारे चाचाओं और वालिद साहब के दरमियान रही कि वो वालिद साहब और मिजाज के थे, चचे और मिजाज के थे। तो अबे उस वो जो मेरे अपना थे वालिद साहब मेरे राजा खान, उनकी फिर शादी ऐसी हुई कि मेरे दादाजी के भाई थे 3। एक भाई इस्माइल उर्फ सम्मा खान, वो फौत हो गया, उसकी औलाद नहीं थी। तो एक भाई उनका करम खान था, उस करम खान की अपना जो है ना औलाद में से मेरे नाना थे मारम खान। तो मारम खान बड़े दीनदार आदमी थे। तो वो आ गया बिसाख, तो बिसाख में रोजे भी आ गए। सब लोगों ने रोजे नहीं छोड़ दिए, मेरे नाना ने रोजा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जी ये गंदम मैं इकट्ठी कर देता हूँ, फल्ला वगैरह बाद में डालूंगा, और पस्सा होता था जमीन, ये कोठा बना देते थे इसके गंदम का। तो वो जो है ना जब रोजे खत्म हो जाएंगे तो मैं इसको गा लूंगा। जब रोजे, अब वो जो उनका मजहबी ट्रेंड था ना, वो उसका मेरे आगे चलकर मेरी जिंदगी पर उसके बड़े असरात हैं कि मेरी नानी मोहतरम बड़ी नमाज रोजे की पाबंद थी, मेरा नाना बड़ा दीनदार था, वालिद साहब जो थे अपने उस माहौल के मुताबिक नमाज रोजे के पाबंद थे। तो ये हमारा इस तरह का मजहबी जो है ना पसमंडर डेवलप हुआ कि, और जो हमारे ददिहाल है ना, वो जहाँ से हम माइग्रेट करके आए टूटी फोपरा में, वहाँ पर वो ज़्यादा असर शिया मसलक का है कि वहाँ कोई पीर साहब आकर आबाद हुए, उन्होंने वहाँ शीयत फैलाई, तो वो सारा हमारा कबीला जो है ना वो सारी चौधरा जो है वो ज़्यादातर शिया है। उसके असरात भी हमारे घरों पर और हमारे मिजाज पर थे। इधर हमारे ननिहाल जो थे वो सुन्नी बरेलवी थे। तो इधर भी हमें फिर ना 2 चीज़ों का बचपन में बड़ा इंतजार रहता था। एक 10वीं मुहर्रम का कि भाई उस दिन चौल बड़े जो है ना चने वाले पकेंगे और हम अय्याशी करेंगे, और दूसरा ये होता था कि हर महीने की 11वीं तारीख को ना जनाब क्या होगा जी कि आज 11वीं शरीफ होगी और हम मिट्ठी खीर खाएंगे। चावल भी हमारे अपने होते थे, दूध भी हमारा अपना होता था, देसी खांड हमारी ये शाकमीर से जाया करती थी, तो वो भी हमारी आती थी। लेकिन उसका इख्तियार तकसीम करने का मौलवी साहब को होता था, तो वो हमें वो मर्जी का हिस्सा देते थे, लेकिन वो मज़ेदार बड़ी होती थी, अल्लाह माफ़ करे। तो ये हम समझते थे कि ये बात है, लेकिन ये पूरे गांव का समझो किस तरह का मजहब था। लेकिन हमारे घर में चूंकि हमारी वालदा नानी मोहतरमा का बैकग्राउंड ये था कि वो उस खावंद की बेवा थी कि जो इतना मजहबी था कि उसने फसल ज़ाया कर ली, और जब वो बिसाख ख़त्म हुआ तो उन्होंने उसको गंदम को खिलारा थी त्रेंगल से, तो क्या हुआ कि उसमें से गैस निकली, उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो अब मेरा मामू भी कोई नहीं था, मेरी माँ 6 महीने की थी, मेरी खाला जो थी वो 2 साल की थी, और नानी मेरी 25-30 साल की थी। उन्होंने शादी नहीं की, भाई भी नहीं था, बेटा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरा इतना नेक खावत था, मैं उसी हक में बैठूंगी। अब चूंकि उसकी ज़मीन वगैरह भी ठीक थी, और पीछे मेरे नानी मोहतरमा के जो अपने मेके थे वो बड़े खुशहाल थे। वो शायद मैं कहीं पहले भी बता चुका हूँ कि उनके पास इतना पैसा था कि
जब मेरी खाला मोहतरमा की शादी हुई तो इतना जेवर डाला गया कि रास्ते में डोली पे वो आ रही थी तो उन्होंने कारों को कहा कि डोली उतारो और मेरे ये जेवर जो है ना उन्होंने साथ जो नैन आ रही थी, नैन आती थी, गाँव में नाई होते थे उनकी जो खातून होती थी उसको नैन कहते थे, वो दुल्हन के साथ जाती थी। तो नैन को कहा कि ये मेरा जेवर उतारो, इतना वजन है कि मेरी गर्दन टूट रही है, इतना जेवर उनको डाला गया। और जो उन्होंने पैसे थे जो चांदी के सिक्के होते थे तो उनकी उन्होंने एक सलीते में यानी उन्होंने गठड़ी बांध कर गदी पर रखी तो वो रास्ते में गदी बैठ के उस वजन के साथ, इतना उनके पास पैसा था, बड़े सौखे थे। अब वो हमें उसका बड़ा फ़ायदा हुआ आगे चल कर, हमारे ननिहाल का खुशहाल होना हमारे लिए बड़ा फ़ायदामंद साबित हुआ। अब वो मजहबी पस मंज़र भी था। ननिहाल में मेरी चूँकि वालदा छोटी थी तो नानी मोहतरमा जो है ना उन्होंने मेरी वालदा को अपने साथ रख लिया, तो हमें वो घर में निस्बतन बेहतर माहौल मिला। आम लोगों के मुकाबले में हम जो है ना गुज़र बसार हमारी अच्छी थी। तो वालिद साहब जो थे वो हर उन्होंने भैंस, गाय, बैल, भेड़, बकरी, मुर्गा, हर किस्म का डेरे पे उन्होंने जानवर भी रखा हुआ था। तो हम एक लोअर मिडिल क्लास के लोग अपनी अच्छी गुजरकात कर रहे थे। तो अब जो हुआ ना ये कि मेरे वालिद साहब जब जवान हुए ना तो उस वक़्त काल पड़ा हमारे गांव में, हमारे इलाके में। काल ये होता है कि वहाँ अनाज कम हो जाता है और खाने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम काल बोलते हैं। तो ये जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सा है कि वही वो कनान में काल पड़ा तो उन्होंने एक हमारे और तल्लक वाले चचा मिर्ज़ा खान थे तारड़, उनके साथ मिलकर ना वो गए एक घोड़ी लेकर सरकोदा की तरफ कि वहाँ से लेके आते हैं मुंजी चावल लेकर आते हैं, वो सस्ती मिलेगी, यहाँ हम सारे लोग मिल के खाएँगे। तो वो एक जगह पर पहुँचे ना तो जुमे का टाइम हो गया। तो वो मिर्ज़ा खान नमाजी बड़े पक्के थे, उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा यार जुमा पढ़ लें। तो जब जुमा पढ़ने लगे ना तो मौलवी बड़ा अच्छी तकरीर कर रहा था। तो वो वालिद साहब को कहते हैं मिर्ज़ा खान यार ये जो बंदा मौलवी तकरीर कर रहा है ना, ये जो तुम्हारा भाई गुम हो गया था ना, मुझे वो लगता है। उन्होंने कहा वो तो छोटे थे, उन्होंने तो उसको इतना नहीं जानते थे। मिर्ज़ा खान का वो उम्र था। उनका मेरे साथ खेलता रहा, मैं इसको जब हंसता है तब इसके अंदाज से और जब बोलता है तब इस अंदाज से मैं पढ़ा। उन्होंने किसी नमाजी से पूछा नाम क्या, उन्होंने कहा जी खान नाम है इनका। तो उन्होंने कहा एक नाम भी हुई है। अच्छा, तो वो जुमे के बाद वो उन्होंने मिले, उनको कहा कि यार तू मौलवी साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले? उन्होंने कहा नहीं ये नहीं आप बताएं। उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं के रहने वाले हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं आप यहीं के रहने वाले नहीं है, आप जेलम के रहने वाले हैं। तो वो अलर्ट हुए थोड़े से। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा तू मिर्ज़ा खान तो नहीं है? उन्होंने कहा मैं मिर्ज़ा खान हूँ। ये कौन? उन्होंने कहा तेरा छोटा भाई राजा खान। तो वो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। तो वो मुलाकात जो है वो फिर उन्होंने मेहनत माजद करके, बल्कि मेरी नानी गई, वो चूँकि उनके फूफी की बेटी भी थी तो उनको लेकर वापस आए हमारे अपने गांव में। बड़ा उनके इस्तकबाल हुआ, पता लगा। फिर वो बहुत बड़े आलम थे मौलवी खान मोहम्मद, वो मौलवी मौलाना गुलामुल्लाह खान हुए हैं पिंडी के, बहुत बड़े आलम। इनके किसी शागिर्द या किसी साथी को वो मिले, कैसे मिले एक लंबी स्टोरी है। तो वो वहाँ मदरसे में बहुत बड़े आलम बन गए। जब वो आलम बन गए ज़ाहिर साहब उनकी तालीम भी आ गई। तो हमारे माजी बैद में पहला वो बंदा है डूडी फपरा से जब हम माइग्रेट करके आए हैं तो हमारे कबीले में पहला पढ़ा लिखा बंदा है जिसके पास स्कूल की तालीम भी थी और दीन की तालीम भी थी। उससे पहले हमारे ख़ानदान में जो पिछली तालीम थी उसके असरात ख़त्म हो गए। हम एक अनपढ़ ज़मींदार ख़ानदान थे जिसके पास ना कोई दीन की तालीम थी तो ना कोई हमारे पास दुनिया की तालीम थी। हम दुनिया में भी अनपढ़ थे और दीन के बारे में अनपढ़ थे। दीन में भी मैंने आपको बताया ना कि 11वीं और 10वीं ये हमारा दीन और मज़हब था। तो उस ताय के आने के बाद और मेरी वो नानी का पस मंजर समझ भी, तो वो ऐसा हुआ कि हमारे घर के माहौल पर और मज़हब के असरात ज़्यादा बेहतर हो गए। इसी दौरान वो जो है ना मैं आज अपने वालिद साहब के घर में पीर का दिन था और उधर अजान हुई और उधर हम जनाब दुनिया में तशरीफ़ ले आए। मेरा नाम मिर्ज़ा सईद महमूद बेग और महमूद मिर्ज़ा जेलवी आज मैं मारूफ हूँ। ये मेरा नाम कैसे रखा गया ये मैं आगे चल कर बताऊँगा।